नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीएड क्लास बाय आनंद राज। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच बीएड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग को पेपर 5 हम लोग का जो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसी का यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है। शैक्षिक अनुसंधान क्या है तथा शैक्षिक अनुसंधान की वर्गीकरण कीजिए। मतलब जो हम लोग का एजुकेशनल रिसर्च होता है वो पूछ रहा है क्या है, तथा एजुकेशनल रिसर्च की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। अब आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग को 2020 में जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है बिहार यूनिवर्सिटी में, इसके लिए बहुत ज़्यादा ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अनुसंधान को अंग्रेजी भाषा में रिसर्च कहते हैं। मतलब जो अनुसंधान है उसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। रिसर्च शब्द वास्तव में फ्रांसीसी शब्द रिसर्ची शब्द से बना हुआ है। जो रिसर्च है वो वास्तव में फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है रिसर्ची, उसी से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना, टू लुक या खोज करना। मतलब जिसका अर्थ क्या होता है, देखना या खोज करना। यानी इस दृष्टि से अनुसंधान का अर्थ हुआ नया ज्ञान की खोज करना। मतलब इस दृष्टि में अनुसंधान शब्द का क्या हुआ कि नया ज्ञान की खोज करना। हम जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास कर उसे समाज के अनुकूल बनाना। मतलब हम जानते हैं कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास कर उसे समाज के अनुकूल बनाना। मतलब समाज में वो कैसे कार्य करेगा उसी के अनुकूल बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और विद्यार्थी में यह विकास अनुसंधान तथा विभिन्न प्रकार के शैक्षिक क्रियाओं के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो विकास है विद्यार्थी में किससे होगा, अनुसंधान रिसर्च तथा विभिन्न प्रकार के शैक्षिक क्रियाओं के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण की समस्याओं तथा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन हम शैक्षिक अनुसंधान प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। देखिए एकदम सही बात कहा गया है कि जितने भी क्या होते हैं शिक्षण की समस्या है, मतलब देख लीजिए जैसे मतलब अब जैसे अभी बाल केंद्रित शिक्षा है तो बालक को हम कैसे अच्छा शिक्षा देंगे, उसमें कैसे हम अच्छा से मतलब शिक्षा देंगे, उसका सर्वांगीण विकास होगा, हम कौन शिक्षण विधि से प्रयोग पढ़ाएंगे कि बच्चा जल्दी से कोई चीज़ को सीख लेगा। मतलब ये सब चीज़ क्या है कि हम लोग शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, माध्यम से इस समस्या को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। वही कहा गया है कि शिक्षण की समस्या तथा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं, शैक्षिक अनुसंधान प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण एक स्वयं में अति विशिष्ट क्षेत्र है। मतलब हम जानते हैं कि शिक्षण क्या है, जो टीचिंग होता है एक बहुत बड़ा मतलब क्या है क्षेत्र है, मतलब बहुत बड़ा ब्रॉड क्षेत्र है, मतलब एरिया है, बहुत अति विस्तृत क्षेत्र है। तथा अनुसंधान किसी समस्या का समाधान किए जाने वाले प्रयास से है। और क्या है कि अनुसंधान क्या है, किसी समस्या को समाधान किए जाने वाले क्या से प्रयास से है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि शैक्षिक अनुसंधान में मूल प्रश्नों की समस्या का समाधान किया जाता है। मतलब शैक्षिक अनुसंधान में क्या होता है, मूल प्रश्नों को मतलब समस्या को क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। तथा इसके परिणाम स्वरूप नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है। और जो शैक्षिक अनुसंधान करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नवीन ज्ञान की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखते हैं शैक्षिक अनुसंधान की परिभाषा, मतलब डिफिनीशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च कि उसका डिफिनीशन क्या है। विभिन्न विद्वानों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला है ट्रेवर्स के अनुसार। मतलब ट्रेवर्स क्या डिफिनीशन देते हैं, ये देखते हैं। ट्रेवर्स देते हैं डिफिनीशन, शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में विज्ञान का विकास करती है। मतलब शैक्षिक अनुसंधान वो प्रक्रिया है, मतलब ट्रेवर्स साहब कह रहे हैं कि शैक्षिक अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसको शैक्षिक परिस्थितियों में, मतलब शैक्षिक वातावरण में, मतलब कह सकते हैं कि एजुकेशनल इन्वायरमेंट में क्या करता है, विज्ञान की क्या करता है, विकास करती है। दूसरा देखते हैं मुनरी के अनुसार। मुनरी क्या डिफिनीशन देते हैं, शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य होता है कि सिद्धांतों का प्रतिपादन करना और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना। मतलब मुनिरी महोदय कहते हैं, मुनिरी साहब कहते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य है सिद्धांतों का प्रतिपादन करना और शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना, नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना। तीसरा है मूल्य के अनुसार। मूल्य कहते हैं कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना ही शैक्षिक अनुसंधान है। मतलब कोई भी शैक्षिक समस्या होगा, जैसे बालक को कैसे पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छा से विकास होगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा, तो वही बोला जा रहा है कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से, मतलब सिस्टमेटिक रूप से किया गया स्टडी क्या कहलाता है, एजुकेशनल रिसर्च कहलाता है। आइए अब देखते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ी शिक्षा के क्षेत्र में। आइए देखते हैं।
हम जानते हैं कि शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है हम जानते हैं कि शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है कि मानव का सर्वांगीण विकास करना। मतलब शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव जाति का विकास करना। मतलब कोई भी संस्कृति विकास हो या सामाजिक विकास हो या राजनीतिक विकास हो या आर्थिक विकास हो, ये सब क्या है कि शिक्षा के माध्यम से क्या कर सकते हैं? मानव के ये सब चीज़ विकास कर सकते हैं। परंतु आधुनिक समय में सिर्फ शिक्षा से ही हम मानव का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, हम शिक्षा से ही मानव का विकास नहीं कर सकते हैं। मानव के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा से संबंधित विषय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा पद्धति आदि क्षेत्रों में हमें समय समय पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। मतलब विकास के लिए, मतलब क्या कह रहा है कि मानव के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा से संबंधित विषय, पाठ्यक्रम हुआ, शिक्षण विधि हुआ, शिक्षा पद्धति हुआ आदि क्षेत्रों में क्या करना चाहिए? हमें समय समय पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें मानव का सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ी, जो निम्न है। देखिए मतलब कह रहा है कि मानव के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है? शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता है, जो निम्न। देखिए पहला है, विभिन्न दर्शनों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना एवं उनमें पारदर्शी मूल्यांकन के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। देखिए कह रहा है विभिन्न दर्शनों में कहा गया है कि जो शिक्षा प्रदान करना एवं उसमें पारदर्शी मूल्यांकन के लिए, मतलब अच्छा सा मूल्यांकन हो, इसके लिए क्या है? शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रवाहित करने वाले कारकों को ज्ञात करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। मतलब विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके कारणों को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। तीसरा है, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक अभिवृत्ति बनाए रखने के लिए शैक्षिक अनुसंधान के, देखिए यहाँ पर अभिवृत्ति का मतलब होता है कि सोच और नज़रिया, मतलब कैसा नज़रिया है, मतलब टीचर और विद्यार्थी के बीच में मतलब सकारात्मक अभिवृत्ति, मतलब सोच को विकसित करने के लिए, मतलब जो सोच होता है सकारात्मक सोच, मतलब इस यहाँ पर अभिवृत्ति का मतलब होता है सोच, नज़रिया, कि टीचर का नज़रिया या विद्यार्थी का नज़रिया कैसा है। वही यहाँ बोला जा रहा है कि अध्यापक एवं विद्यार्थी के बीच सकारात्मक अभिवृत्ति बनाए रखने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है, मूल्यांकन की पद्धति को वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी बनाने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता है। जो मूल्यांकन इवोल्यूशन होता है, उस पद्धति को क्या करना? वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी बनाने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता है। मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य मतलब कि पहले देखिए मतलब मान लीजिए कि प्राचीन समय में शिक्षा प्रदान करने की पद्धति कुछ अलग थी, आधुनिक समय में कुछ अलग माने, तो उसके अनुरूप बनाने के लिए मतलब क्या कर जाना चाहिए? हमको शैक्षिक अनुसंधान करना आवश्यक है। किसमें? शिक्षा में। छठा है, राष्ट्र के राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्थितियों को विद्यार्थियों के पास पहुंचाने के लिए शैक्षिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब बोला राष्ट्र के राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति तथा शैक्षिक स्थितियों को विद्यार्थी के पास पहुंचाने के लिए क्या किसका जरूरी पड़ता है? शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ता है। सातवां है, कोई भी कोई भी विश्वविद्यालय अपनी सभी महत्वपूर्ण कार्य का सही निर्वहन कर रही है या नहीं, इसके लिए उस विश्वविद्यालय का शैक्षिक अनुसंधान करना आवश्यक है। मतलब सही कहा गया है, जैसे अभी मतलब जितना भी यूनिवर्सिटी है उस पर किसका होता है? यूजीसी का, मतलब उस पर मतलब नियंत्रण होता है। तो वही बोल रहा है कोई भी विश्वविद्यालय, तो वही उसका क्या है? ग्रेडिंग करती है कि कौन विश्वविद्यालय कैसा वर्क कर रहा है, उसका ग्रेड देती है। तो वही बोल रहा है कोई भी विश्वविद्यालय अपनी सभी महत्वपूर्ण कार्य का सही निर्वहन कर रही है या नहीं, इसके लिए उस विश्वविद्यालय को शैक्षिक अनुसंधान करना आवश्यक होता है। मतलब उसमें एजुकेशन से जरूर जुड़े मतलब रिसर्च करना पड़ता है कि यह विश्वविद्यालय अपने मतलब जो उसका कार्य उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं। इसलिए क्या करता है? यूजीसी क्या करता है? ग्रेडिंग करता है सबका नैक के माध्यम से, तो वही ग्रेड देता है। आठवां है, विद्यार्थियों के मानसिक, तार्किक, संवेगात्मक विकास के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। मतलब विद्यार्थी का मानसिक विकास कैसे हो, तार्किक विकास कैसे हो, संवेगात्मक विकास कैसे हो, इसके लिए क्या शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं आप शैक्षिक अनुसंधान की विशेषता। शैक्षिक अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषता है। ये पहला है, शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है कि शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर खोज करना। देखिए सही बात का है, शैक्षिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शैक्षिक जो मतलब एजुकेशन से जुड़ी जितना भी समस्या है उसको समाधान की खोज करना, मतलब उसका समाधान कैसे करना है इसका खोज करना। दूसरा है, शैक्षिक अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब शैक्षिक अनुसंधान की प्रक्रिया में क्या होता है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है।
तीसरा है शैक्षिक अनुसंधान का मुख्य आधार है अनुभव, मतलब शैक्षिक अनुसंधान का मुख्य आधार क्या है? अनुभव है। चौथा है शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से किसी सैद्धांतिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है, मतलब शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से क्या किया जाता है? किसी सैद्धांतिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। छठा है शैक्षिक अनुसंधान चिंतन की एक व्यवस्थित तथा आधुनिक विधि है, जो शैक्षिक अनुसंधान है चिंतन की एक व्यवस्थित तथा आधुनिक विधि है। छठा है शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा अनुसंधानकर्ता को ध्येय का भी परीक्षण होता है, मतलब देखिए शैक्षिक अनुसंधान के दौरान क्या होता है, जो अनुसंधान करता है, जो मतलब रिसर्च करता है, उसका भी जो धैर्य होता है उसका भी परीक्षण होता है। सातवां है शैक्षिक अनुसंधान में विश्वसनीय तथा वैध विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए शैक्षिक अनुसंधान में क्या होता है? विश्वसनीय तथा वैध विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। आठवां है प्रत्येक शैक्षिक अनुसंधान से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उसी के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन। देखिए प्रत्येक जितना भी शैक्षिक अनुसंधान होगा तो उस पर निष्कर्ष निकलता है और उसी के आधार पर क्या होता है? सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। आइए अब देखते हैं शैक्षिक अनुसंधान का वर्गीकरण। हम जानते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान से हमें नवीन ज्ञान को सीखने में मदद मिलती है। जो शैक्षिक अनुसंधान होता है उसे क्या होता है? हमें नवीन ज्ञान को सीखने में क्या होती है? मदद मिलती है। शैक्षिक अनुसंधान का वर्गीकरण निम्नलिखित है। देखिए किस आधार पर किया जाता है? देखिए शैक्षिक अनुसंधान है उसे दो प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं। एक शोध आयाम की दृष्टि से, दूसरा किस दृष्टि करते हैं? योगदान की दृष्टि से। आइए देखते हैं शोध आयाम की दृष्टि से क्या है। देखिए शोधयाम की दृष्टि से पहले हम दो भागों में इसको बांटते हैं। शोधयाम की दृष्टि से पहला है देखिए इसमें हमें बताते हैं। इसमें पहला है जो ये वाला है, जो पहला है ये वाला, एक है अनुप्रस्थ आयाम और दूसरा है अनुदैर्ध्य आयाम। अनुदैर्ध्य आयाम और योगदान की दृष्टि से है, योगदान की दृष्टि से देखिए यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान। देखिए दोनों को दो दो प्रकार में बांटा गया है। आप देख सकते हैं शोध आयाम की दृष्टि से दो बटा गया है, कौन कौन? अनुप्रस्थ आयाम और अनुदैर्ध्य आयाम। और योगदान की दृष्टि से भी दो बांटा गया है। एक बटा गया है क्रियात्मक अनुसंधान और दूसरा क्या है? मौलिक अनुसंधान। लेकिन फिर मौलिक अनुसंधान को तीन बांटा गया है। एक ऐतिहासिक अनुसंधान, दूसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान और तीसरा क्या है? दार्शनिक अनुसंधान। आइए अब देखते हैं सबका क्या क्या है। आप शोध आयाम की दृष्टि से देखते हैं क्या होता है। देखिए पहला है अनुप्रस्थ आयाम, क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल। हम जानते हैं कि अनुप्रस्थ शब्द वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, मतलब जो अनुप्रस्थ शब्द है वो किससे संबंधित है? वनस्पति विज्ञान मतलब बोटनी से संबंधित है। जब हम किसी पौधे के तने, पत्ती अथवा जड़ के कटाव उसके उस अंग का कटाव करके उस अंग का अध्ययन करते हैं जो उसके अनुप्रस्थ आयाम की। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जब हम किसी पौधे के तने, पत्ती अथवा जड़ के कटाव करके, मतलब कटाव करके काट कर उस अंग का अध्ययन करते हैं जो मतलब उस काट करके, और जो काटे हुए अंग का जब हम अध्ययन करते हैं तब उसे क्या देते हैं? अनुप्रस्थ आयाम की संज्ञा देते हैं। इसी तरह इसका उपयोग शैक्षिक अनुसंधान में भी होता है, मतलब जैसे अनुप्रस्थ आयाम जब शब्द पहले उपयोग हुआ लेकिन उसी का नीचा उपयोग करते हैं हम लोग शैक्षिक अनुसंधान में। इसी तरह इसका उपयोग शैक्षिक अनुसंधान में होता है जब अध्यापक शिक्षा में प्रारंभिक कारणों के अध्ययन करने के लिए अनुप्रस्थ आयाम का सहारा लिया जाता है। तो इसके अलावा अध्यापक शिक्षा के आधुनिक परिवर्तन का अध्ययन करता है तो उसे अनुप्रस्थ आयाम की संज्ञा देते हैं। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि टीचर जब शिक्षा के प्रारंभिक कारणों का अध्ययन करता है, मतलब जो पहले क्या स्थिति था उसका जब अध्ययन करता है और उसी के सहारा लेकर जब अध्यापक शिक्षा का आधुनिक परिवर्तन का, मतलब आधुनिक समय में कैसे शिक्षा का परिवर्तन हो उसका जब अध्ययन करता है तो उसे क्या, किसका संज्ञा, उस शब्द के क्या? अनुप्रस्थ आयाम की संज्ञा, मतलब अनुप्रस्थ आयाम का सहारा लेता है। मतलब परिवर्तन के लिए किसका सहारा लेता है? अनुप्रस्थ आयाम का सहारा लेता है। दूसरा है अनुदैर्ध्य आयाम, जिसे लॉन्गिट्यूडुअल अप्रोच बोलते हैं। अनुदैर्ध्य भी वनस्पति विज्ञान से संबंधित शब्द है। जो अनुदैर्ध्य भी है वो कौन? वनस्पति विज्ञान मतलब बोटनी से संबंधित शब्द है। जब किसी पेड़ का अध्ययन करके उसके बीज अवस्था से लेकर फल आने तक की अवस्था तक किया जाता है तो उसे अनुदैर्ध्य आयाम कहते हैं। मतलब जो उसका, मतलब कोई फल, मतलब पेड़ है जो उसका बीज होता है, उसका बीज से लेकर और बीज से फल आने तक का जब अध्ययन हम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य आयाम करते हैं। इसी तरह शैक्षिक अनुसंधान में भी अनुदैर्ध्य का मतलब होता है जब हम किसी शिक्षार्थी का अध्ययन उसके गर्भ काल से लेकर उसके परिपक्वता अवस्था तक करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य
आयाम की संज्ञा देते हैं। अब देखते हैं योगदान की दृष्टि से वर्गीकरण। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान जो मतलब दो बांटा गया था, एक शोध की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से कौन कौन था? एक अनुप्रस्थ था, एक क्या था? अनुदैर्ध्य था। वैसे ही हम लोग क्या है, योगदान की दृष्टि से एक क्रियात्मक अनुसंधान है, दूसरा क्या था? मौलिक था। तब क्रियात्मक देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? एक्शन रिसर्च। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा मुख्य रूप से स्थानीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो स्थानीय समस्या है, जो लोकल मतलब प्रॉब्लम है, उसको क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार तथा विकास किया जाता है। मतलब लोकल समस्याओं का अध्ययन करके क्या किया जाता है? शिक्षण में, टीचिंग में क्या किया जाता है? टीचिंग जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है? सुधार तथा विकास किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान को हम प्रयोगात्मक अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? प्रयोगात्मक अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं मौलिक अनुसंधान क्या होता है। फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत नवीन विषयों की खोज, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा नवीन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जो मौलिक अनुसंधान होता है उसमें क्या किया जाता है? विषयों की खोज, मतलब जो नवीन विषय होता है उसकी खोज किया जाता है, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा नवीन तथ्यों का जो फैक्ट होता है उसका अध्ययन किया जाता है। मौलिक अनुसंधान को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। जो मौलिक अनुसंधान होता है उसे कितने भागों में विभाजित करते हैं? तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान, इस हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके अंतर्गत इतिहास की घटनाओं का अनुसंधान किया जाता है तथा इसी के आधार पर वर्तमान समस्या को समझकर नए तथ्य की खोज की जाती है। मतलब जो ऐतिहासिक अनुसंधान उसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत इतिहास की घटनाओं का अनुसंधान किया जाता है तथा इसी के आधार पर वर्तमान समस्या को समझकर नए तथ्यों की क्या की जाती है? खोज की जाती है। अब देखते हैं दूसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान। इसके अंतर्गत नई नई चीजों पर प्रयोग कर नवीन तथ्य एवं नियम का प्रतिपादन किया। जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? नई नई चीजों पर प्रयोग कर नवीन तथ्य एवं नियम का प्रतिपादन किया जाता है। तीसरा है दार्शनिक अनुसंधान, जिसे हम लोग फिलोसफर रिसर्च बोलते हैं। इसके अंदर शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन कर नवीन तथ्यों एवं मूल्यों का प्रतिपादन किया जाता है। मतलब जो शिक्षा में, जो दार्शनिकों द्वारा जो शिक्षा में सिद्धांत दिया गया है उसी का मतलब अध्ययन कर नवीन तथ्यों एवं मूल्यों का क्या किया जाता है? प्रतिपादन किया जाता है। अब देखते हैं शैक्षिक अनुसंधान अनुसंधान के सोपान, जिसे स्टेप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बोलते हैं। मतलब शैक्षिक अनुसंधान के स्टेप क्या है, कैसे हम करते हैं, आइए देखते हैं। प्रायः शैक्षिक अनुसंधान के चार सोपान है जो क्रमबद्ध है, मतलब क्रम से रहे। पहला है, प्रथम सोपान है स्मकों का संग्रह, मतलब डाटा का कलेक्शन करते हैं पहला में। दूसरा है द्वितीय सोपान में आंतरिक वैधता, मतलब इंटरनल वैलिडिटी क्या है। तीसरा था तृतीय सोपान में बाहरी वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी। और चौथा है चतुर्थ सोपान में क्या है? सैद्धांतिक अनुसंधान है, मतलब थियोरेटिकल रिसर्च करते हैं। आइए देखते हैं प्रथम सोपान, समकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। यह अनुसंधान यह शैक्षिक अनुसंधान का प्रथम सोपान है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। जो पहला ही है इसमें निम्नलिखित देने का प्रयास किया। देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन कैसा मतलब क्रिएट होता है कि समस्या क्या है। मतलब कोई चीज़ जो हम रिसर्च करेंगे तो पहला हमें क्या रहता है कि समस्या क्या है इसका। दूसरा है क्या यही होना चाहिए, मतलब इसमें क्या है, क्या यही होना चाहिए। तीसरा क्या है, यह सही है। और चौथा इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या परिणाम आएगा। मतलब ये चार टाइप का क्वेश्चन इसमें उठता है। समस्या क्या है, क्या यही होना चाहिए, क्या यह सही है, तीसरा क्या है परिणाम आएगा, ईटीसी। यह शैक्षिक अनुसंधान का विश्वसनीय चरण माना जाता है। मतलब ये जो शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है? विश्वसनीय चरण माना जाता है। दूसरा है द्वितीय सोपान है आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी। यह यह शैक्षिक अनुसंधान का द्वितीय चरण है। इस चरण में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है। मतलब जो शैक्षिक अनुसंधान का द्वितीय चरण है, इस चरण में क्या होता है? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है। पहला है, जैसे उसमें क्वेश्चन इस तरह का क्रिएट हो सकता है, क्या इसका कारण मैं हूँ। दूसरा है क्या जो हो रहा है इसका कारण मैं, इसका कारण क्या है, मतलब ये जो चीज़ हो रहा है इसका कारण क्या है। तीसरा है क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, और इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है। तृतीय सोपान है बाहरी वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसमें क्या गया, यह शैक्षिक अनुसंधान का तीसरा चरण है। इसमें अनुसंधानकर्ता निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें कैसा, क्या यह सही है, मतलब कोई कार्य करते तो लगता है क्या यह सही है, क्या सभी क्रिया भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होगी, मतलब कोई भी क्रिया होगा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हो सकता है। चतुर्थ सोपान है सैद्धांतिक अनुसंधान। यह
यह शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम चरण है। इसे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है। प्रायः जो हो रहा है उसमें कौन सा सिद्धांत लागू हो रहा है, मतलब कोई चीज हो रहा है उसमें कौन सा सिद्धांत लागू हो रहा है। आप देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा वर्तमान समय के उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। मतलब सही क्या आएगा, जो वर्तमान समय का जो शिक्षा पद्धति है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति, उसमें क्या है कि शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए क्या चाहिए, शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करके उसके समाज के अनुकूल बनाना। मतलब शिक्षा है क्या, मतलब मुख्य उद्देश्य है कि इसे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करके उसके समाज के अनुकूल बनाना।